और अब सिटी हलचल का विशेष कार्यक्रम, खास कार्यक्रम, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। क्यों है बेमिसाल, क्यों नहीं है बेमिसाल, इस पर चर्चा चल रही है। और आज हमारे साथ किठौर विधायक शाहिद मंजूर हैं और मेरठ में सपा पार्टी के स्तंभ कहे जाते हैं किठौर के विधायक शाहिद मंजूर। और उन्होंने अपने ही अंदाज में मोदी के काम करने की शैली पर, प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की शैली पर सवाल उठाए, टिप्पणियां की। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर हर सवाल का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। विधायक शाहिद मंजूर से जब हमने सवाल पूछे तो एमएलए साहब ने कहा, क्या खरीद फरोख्त बंद हो चुकी है? क्या हस्तिनापुर का हक सरदना के सलावा को खेल यूनिवर्सिटी के रूप में नहीं मिला है? पुलिस की एनकाउंटर प्रणाली पर भी, किठौर के डेवलपमेंट पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की और सरकार से पूछा, क्या कोई एक ऐसी योजना है जो उन्होंने जनता को समर्पित की हो? इन 11 सालों में टोल की महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। और जब ये सवाल पूछा गया कि इतनी कमियों के बावजूद जनता बीजेपी को क्यों चुन रही है, तो उन्होंने कहा, जनता नहीं, ईवीएम का जादू चल रहा है। देखिए सपा के वरिष्ठ नेता किठौर के विधायक शाहिद मंजूर से ये दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातचीत, क्योंकि ये बातचीत आपको लोकतंत्र में वोट डालने के लिए बूथों तक लेकर जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल क्या है बेमिसाल, लेकर चलते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती है इसकी जमहूरियत। 140 करोड़ लोग, और 140 करोड़ लोग जब वोट देते हैं और सरकार बनती है, और सरकार जब काम करती है, उस काम पर हर एक साल पूरा होने के बाद चर्चा होती है। योगी सरकार के 8 साल तो मोदी सरकार के 11 साल। जहां पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि 11 साल बेहतरीन साल है, तो वहीं विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और जवाब भी मांग रहा है। हमारे साथ सीनियर मोस्ट लीडर, पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पार्टी आप समझ जाएंगे, शाहिद मंजूर साहब हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन सभी के बीच में रहकर काम करते हैं। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सर्व समाज के लिए काम करते हैं। और ये सरकार भी सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, सबके साथ की बात करती है। तो इन 11 साल पर विपक्ष के, सपा के प्रमुख लीडर शाहिद मंजूर साहब आपके साथ हैं, आपके सामने है। सिटी हलचल के सवाल है और इन सवालों पर आपको रिएक्शन देना है। क्या सत्ता पक्ष सही कह रहा है या विपक्ष की बातों में दम है? सर, आपका स्वागत है सिटी हलचल। बहुत धन्यवाद। 11 साल पूरे कर लिए हैं, 8 साल योगी सरकार ने भी पूरे कर लिए हैं, और आप भी 3 साल के हो गए विधायकी में। वैसे तो आपकी विधायकी बड़ी लंबी है, लेकिन इस वर्तमान सत्र में 3 साल हो गए। इन 11 + 8 और 3 सालों का जो आपके सामने मजमून है, उसे आप कैसे देखते हैं? राजनीति में आपने शुरुआत करी जमहूरियत से, सेकुलरिज्म से, समाजवाद से, और यही आपने बतलाया कि इस मुल्क की खूबसूरती है, और यही वर्तमान सरकारों के नारे भी हैं। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, होना तो यही चाहिए। और सरकारों का, मेरी सरकार रही हो, उससे पहली सरकार रही हो, उससे पहली सरकार रही हो, सब सरकारों का आकलन जो है उनके कामों से होना चाहिए, नारों से नहीं। नारों से आकलन करोगे तो फिर नारे तो बहुत लगे। देश से गरीबी मिटाओ का नारा भी लगा है, देश में सबको रोटी का भी नारा लगा है। अब
सबका साथ और सबका विकास का भी नारा लगा है। तो नारों पे नहीं जाना चाहिए। और जिन नारों को खुद सरकार और सरकार के मुखिया या सरकारों के कर्ता धर्ता या सरकारों में चाणक्य कहे जाने वाले नेता वही अगर ये कहें कि ये नारे नहीं है तो जुमले हैं, तो फिर उन जुमलों पर क्या बात की जाए। सरकार में आने से पहले जब सरकार छोटी सरकार थी तो उनके सारे वीडियो क्लिप, उनके बयानात आप उठा के देखिए। वही कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। वही कहते थे कि जब हमारे बॉर्डर मजबूत हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो फिर ये आतंकवाद कैसे आता है। उन्हीं का कहना था कि पैसा हवाले से आता है और हवाले की जानकारी सरकारों को रहती है। उन्हीं का ये भी कहना था कि जब तक ऐसी सरकार रहेंगी कि जिनमें घोटाले होंगे तो कैसे विकास होगा। तो वादे तो बहुत थे। वादे तो 6 महीने में पीओके को भारत में मिलाने का भी था। नारा तो चाइना से आंख मिलाने के बात करने का, आंख में आंख डाल के बात करने का भी था। नारा तो जो सियाचिन में ज़मीनों पर कब्जा हो रहा उसको मुक्त कराने का भी था। नारा आतंकवाद को ख़त्म करने का भी था। नारा किसानों की आय दुगनी करने का भी था। नारा तो 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने का भी था। नारा बिजली फ्री देने का भी था। नारा कौन सा ऐसा नहीं था जो नारा ना दिया गया हो और सत्ता को परिवर्तन ना किया गया हो। बहुत नारे दिए गए। अब इन सारों पे बात कर लो, इनमें से कोई सा नारा पूरा हुआ हो तो मुझे लगता है कि सरकार की कामयाबी है। बेरोजगारी ख़त्म हो गई हो तो सरकार की कामयाबी है। आतंकवाद ख़त्म हो गया हो तो सरकार की कामयाबी है। बॉर्डर से जो आतंकवाद होता था वो ख़त्म हो गया हो तो भी सरकार की कामयाबी है। किसानों की आय दुगनी हो गई हो वो भी कामयाबी है। रुपया डॉलर की कीमत, रुपया डॉलर के बराबर हो गया हो तो भी कामयाबी है। 30-35 रुपए को डीजल बिक रहा था वो भी कामयाबी है। और सरकार के बड़े बड़े नेता थे, कुछ स्वर्गीय हो गए हैं, थे वाकई बड़े नेता थे, स्वर्गीय हो गई। वो सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में जाती थी, सड़क पे बैठती थी। गैस के दाम घट गए हों तो भी कामयाबी है। यूरिया और पेस्टिसाइड जो है वो किसानों को, और किसानों के जो उपकरण हैं वो सस्ते दाम पे अगर उपलब्ध हो रहे हों वो भी कामयाबी है। जीएसटी लगाने के बाद में व्यापारी वर्ग को कोई सहूलत मिल गई हो वो भी कामयाबी है। यही तो नारे थे। अब इन नारों में कितनों में सफलता मिली है उसका आप अंदाज़ा लगा लो, उससे अंदाज़ा लगाओ। अगर नारों में सफलता है, तो फिर सरकार कामयाब है। और अगर उन नारों में सफलता नहीं है तो फिर सरकार को कितने नंबर दिए जाए। एक बात। दूसरा, आपने कहा सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास तो होना चाहिए, लेकिन सबके साथ में सबके विकास में जब कपड़े देख के पहचाने जाएंगे तो सबका साथ कहाँ रह गया। जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो शब्द असंवैधानिक भी हैं और अपरंपरागत भी हैं, असंसदीय भी हैं, अनपार्लियामेंट्री भी हैं, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया। या वो नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन पर रोजाना
कोई ना कोई आरोप लगते हैं, कोई व्यभिचार का है, कहीं सड़कों पर खड़े होकर कुछ उल्टे सीधे काम करने का है, कहीं कोई होटल ये बने हैं ओयो उनका है, कहीं वो पहलवानों के साथ का है। एक नहीं है। जब ये सब काम होंगे फिर कहाँ विकास हो जाएगा और किसका विकास हो जाएगा? सबका साथ सबका विकास तो तब हो जब सबके साथ जो अन्याय हो रहा उनका अन्याय भी दूर हो, तो समझे कि हाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा। वादा कर लिया किसानों से कि 3 कानून वापस हो जाएंगे, MSP दी जाने लगेगी। सब बहुत चिल्लाते थे कि जो आयोग बने हैं उनकी जो रिपोर्ट किसानों के बारे में आई हैं उनको लागू करी जाए। आज कहाँ गए? जब किसान भी चिल्लाते हैं, बैठते हैं, धरना देते हैं और हद ये है कि हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी कोई MSP पर बात नहीं हो रही, किसानों की जो दुर्दशा है उस पर बात नहीं हो रही। रोज़ाना तीसरे दिन जो आपदाएं आती हैं उस पर किसान को कोई रियायत देने की बात नहीं हो रही। आप कहते हैं कि हमने बिजली के बिल माफ़ कर दिए, आपने ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ़ कर दिए, आपने घरेलू बिजली पर कितना बढ़ा दिया है। जो कनेक्शन गरीब 200-300 में जिसका काम चलता था आज 1100-1200, इससे कम में नहीं बात हो रही। अब कहाँ सफलता है? खाद के दाम घट गए हों। हाँ, अब पिछले दिनों उन्होंने अच्छा काम किया कि खाद पर दाम नहीं बढ़ाए, मगर एक कट्टे से 5 किलो गायब कर दिया। 50 किलो का कट्टा था, 45 का कर दिया। गन्ने में भी 7 साल में उत्तर प्रदेश में 25 रुपये बढ़ाए, गन्ने पे बढ़ाए 25 रुपये और किराए के बढ़ाए 3 रुपये। 25 रुपये 7 साल के डिवाइड कर लो और फिर 3 उसको देख लो, 3 रुपये को देख लो, तो किराया ज़्यादा ले लिया और गन्ने का मूल्य कम घटा बढ़ाया। कहीं कोई बात सफलता है कोई तो करो। अब रोजगार की बात कर लो, कहीं आप जाओ, किसी जगह जाओ। अच्छा, GST लाए, मेरे ख्याल से जितने अभी तक संविधान में संशोधन नहीं हुए 75 साल में, उससे ज़्यादा GST में संशोधन हो गए। इन्होंने कहा नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद बंद हो जाएगा, नोटबंदी भी बंद हो गई। इन्होंने कहा कि जो नकदीकरण है, जो नकद है, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, सारा काम बैंकों के थ्रू होगा, हो भी रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि जब बैंकों के थ्रू काम हो रहा है तो जजों पे, IPS पर, IAS पर, भाजपा के नेताओं पर, फिर ये नोटों के बंडल और टिरको नोट कहाँ से आ रहे हैं? जब मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और पाबंदी लगा दी कि 20,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होगा नकद में, तो फिर ये बंडल कहाँ से आ रहे हैं? पूरे पूरे कमरे भरे हुए मिल रहे हैं, पूरे पूरे कमरों में आग लग रही है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इसी नोटबंदी से? जो कल आपने 2000 का नोट चालू किया, आपने उसको बंद कर दिया, आपने 500 का चालू किया। अब ये 500 के जहाँ मिल रहे 500 के बंडल मिल रहे हैं। फ़र्क इतना पड़ा, पहले एक बंडल होता था, अब 4 हो गए। पहले स्पेस कम में रखे जाते थे, अब ज़्यादा स्पेस है। माल तो इतना ही है। अब कहेंगे आपके वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ, ये भी मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ। लेकिन पहले, उससे पहले, ये मुद्दे जो आपने सारे गिनाए हैं, ये मुद्दे विपक्ष लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरता है, क्यों नहीं जनता के बीच में पहुंचता है? ये जो आपकी जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर पहुंचने की स्पीड है, वो क्यों कम हो गई? जनता के बीच में कितने दिन रहे किसान? कुछ हल निकला? जनता के बीच में कितने दिन रही वो पहलवान? कुछ हल निकला? जनता के कौन सा ऐसे मुद्दे हैं जिनको पार्लियामेंट में ना उठाया जाता हो? कोई हल है? असेंबली जितनी चलती है उसमें ना उठाया जाता हो? सर, मैं ना इत्तेफाक हूँ आपकी बात से, क्योंकि 400 पार का नारा था। इन सब विरोधों से 240 पर आकर अटक गई गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट
क्लियर मेजॉरिटी की तरफ जा रही थी, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत 240 पर आकर इकट्ठी हो गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। इन सब प्रदर्शनों से, इन सब विरोध की आवाज से, ये भारत अच्छा की अच्छा खूबसूरती है। ये अच्छा, आपने तो खुद ही कहा कि इन विरोध से ये बात कंट्रोल हुई है, मैं भी कह फिर विपक्ष क्यों नहीं होता? कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन विपक्ष के लोग डीएम से, एसएसपी से, गन्ना विभाग में, बिजली विभाग में, जहाँ कहीं सड़कों के निर्माण को लेकर बात हो रही है, उनमें कौन ऐसी जगह है जो विपक्ष उतरने की कोशिश नहीं कर रहा। रह जाती है बात पार्लियामेंट की और असेंबली की। जब पार्लियामेंट और असेंबली का इजलास या उसकी गिनती 4 महीने से घट के 40 दिन, और फिर 40 दिन से घट के 14 दिन, और फिर 14 दिन से घट के 4 दिन, तो कहाँ किसानों के मुद्दे को उठाएं, कहाँ सड़कों के मुद्दों को उठाएं, कहाँ बिजली के मुद्दों को उठाएं, कहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएं। अभी एक कमेटी है हमारी जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, अमित अग्रवाल जी हैं। सब लोगों ने पराग डेयरी के दूध का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जो डेयरी करोड़ों के फायदे में थी, आज करोड़ों के नुकसान में है, वो मुद्दा उठाया, बार बार उठ रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उठाया, हमने भी असेंबली में उठाया। संस्था डूब रही है और सरकार के लोग डुबा रहे हैं उसको। चिन्हित किया जा रहा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा, मगर कोई असर नहीं है। अब आप देख लीजिए बिजली की व्यवस्था, आप शहर में रह रहे हैं, आप ही देख लो। जब शहर की ये हालत है तो गांव की क्या हालत है। और सौभाग्य है मेरठ का कि बिजली मंत्री भी यहीं के। अब जब ये बात कही जाती है तो फिर इसका जवाब ये आता कि आपकी सरकार में तो अमुक शहर, अमुक नेता। अरे भाई, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बिजली घर भी लग रहे थे, बिजली बनाने के जो प्लांट हैं वो भी चालू हो रहे थे, लाइन की भी ठीक ठाक किया जा रहा था। खुद मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 200-300 बिजली घर लग गए, क्षमता वृद्धि हो गई, पूरे शहर में ठीक लाइन हो गई, देहातों में लाइन ठीक हुई। और उसके बावजूद भी अब आप देखिए, अगर कोई, पहली बात तो ये कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी कराता कौन है। पहले कट लगवाएंगे, लाइन चालू करेंगे, फिर कंप्लेंट करेंगे। आपका बिजली का थाना भी खुल गया, फिर क्या सुधार हुआ? फिर भी लाइन लॉस नहीं रुका। लाइन लॉस नहीं रुका, आखिर क्यों? अच्छा, लाइन लॉस रोके कौन? जेई इनके पास नहीं, एई इनके पास नहीं, लाइनमैन इनके साथ नहीं, पास नहीं, पेट्रोलमैन इनके पास नहीं, लाइन लॉस कौन रोके? प्राइवेट लोग रख रखे हैं, जब तक वो उनकी इच्छा पूर्ति होती है तब तक चलता है, लाइन लॉस होता है। जब उनकी इच्छा पूर्ति बंद हो जाती है तो कंप्लेंट हो जाती है। कौन रोके? जी हाँ, बहुत तफसील से ये आपको आसपास के एरिया से रिलेटेड और नेशनल लेवल पर छाने वाले मुद्दे शाहिद मंजूर किठौर के विधायक हैं, उन्होंने उठाए। जी हाँ, सवाल वाजिब है, जवाब भी ज़रूर चाहिए। लेकिन सर, वो जो दिल्ली और मेरठ का 45 मिनट का जो रास्ता हो गया, वो इन 11 साल की एक खूबसूरती बता रही है बीजेपी। जो आप तीसरे नंबर की इकनॉमी बन गए, उनके पास ये भी है जवाब कि हम तीसरे नंबर की इकनॉमी बन गए, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जो आप कह रहे हैं। अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाई देना चाहिए, यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी दिखाई देना चाहिए, यहाँ के जो हमारे संसाधन है वो भी दिखाई देने चाहिए, जो कृषि की आय है जो बहुत बड़ा एक पैरामीटर है वो भी बढ़नी चाहिए, जो किसानों की सहूलतें वो भी होनी चाहिए, बेरोज़गारी भी घटनी चाहिए, रोज़गार के अवसर बढ़ने चाहिए। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर कहीं है तो मैं मानूंगा कि इकोनॉमी जो है वो
बूस्ट कर रही है। और अगर इंडस्ट्री बंद हो रही हैं और फिर आप दावा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पे आ गई, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक चेक करना चाहिए ना, ये भी ऐसे ही है। वो जैसे उसको कहा कि जुमला है, तो ये भी एक जुमला है। तो भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आपने एक मुद्दा कहा सड़क बन गई, ये सड़क किसने बनवाई? भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने? किसने बनवाई है सड़क? किस कंपनी की है? कौन कौन हमसे इसका टैक्स वसूल रहा? किसको हम टोल दे रहे हैं? अगर सरकार की सड़क होगी तो टोल नहीं दिया जाएगा। हमने सड़क बनवाई थी, अखिलेश जी ने बनवाई थी, मेरठ से मुजफ्फरनगर शामली बनवाई, पानीपत, कोई टोल नहीं था, अब इन्होंने लगाया। बागपत को बनवाई, इन्होंने टोल लगाया। सहारनपुर को बनवाई, इन्होंने टोल लगाया। हमने जो बनवाई थी बगैर टोल की आगरा एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे, उस पर इन्होंने टैक्स लगा, टोल टैक्स लगाया। अखिलेश जी ने बनवाई थी बगैर टोल के जी। अब आप जो टोल की सड़क बन रही है, जो कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी सड़क बना रही हैं, इनसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि 20-20 साल 25-25 साल तक ये वसूलियाँ भी करेंगे। तो हम तो अपने पैसे पे चल रहे हैं, हम अपने पैसे पे चल रहे हैं। हम कौन सा सरकार के पैसे पे चल रहे हैं? आपने तो मैं NOC वगैरह तो सब देते हैं। NOC जब देश में बाहर की कंपनी आएंगी, बाहर के माहौल को देखा जाएगा, बाहर के सिस्टम को देखा जाएगा। हमारे यहाँ पहले नहीं थी मेट्रो, लेकिन अखिलेश जी बाहर गए, वहाँ से देख के आए, अपने यहाँ इन्होंने दिया, वो मेट्रो चलाई नहीं चलाई? हाँ, चलाई नहीं चलाई, क्योंकि जिस विजन को देख के आए थे वो विजन लागू किया। अब अगर बगैर कनेक्टिविटी के आज के दौर में रहा जा सकता हो तो मत बनवाओ, लेकिन बनवाए तो सरकार तो नहीं बनवा रही। NOC देने का क्या मतलब है? आप 11 साल में ऐसा कोई एक ऐसा रोड बतलाओ जिस पर टोल ना लिया जाता हो, जो सरकार ने बनवाया हो और जनता को समर्पित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई सड़क बताओ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई और उस पर टोल ना लिया जा रहा हो। अब हम जेब भी कटेगी, टोल भी देंगे, और हम फिर उसके ढंडोरे भी पीटे कि ये हमने बनवा दी। आप उनसे बात करो, उनकी बात करो ना, जिन कंपनी इनको बना रही है। चल के देखो ना, चल के देखो इन पे, बगैर एक कदम भी चल सकता हो। या जिसकी ज़मीन गई है किसान की, जिसके एक खेत के 2 खेत हो गए। आप चलिए, ये बना हमारे यहाँ बुलंदशहर वाला, कई गांव ऐसे हैं, आधी खेती इधर है, आधी खेती इधर है, और 2-2, 3-3 किलोमीटर का चक्कर काट के किसान को जाना पड़ रहा अपने के। जिसकी ज़मीन गई उसको क्या मिला? अभी आप मवाना रोड पर चलिए, एक गांव के 2 गांव हो गए। आप सैनी को ही देख लो, आप मसूरू के देखो, अब राजपुरा को देख लो। अब हमारे दिल से तो पूछो ना, उस किसान के दिल से पूछो ना, जिसको 4 किलोमीटर का चक्कर काट के और बुग्गी लानी पड़ रही है। उस किसान से पूछो उस पर क्या गुजर रही है। और भी इन्होंने एक काम किया, जाओ देखो जाके, जहाँ रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को बजाय पुल बनाने के अंडरपास बनाया। बारिश होती है, निकलना बंद, जो आवागमन का रास्ता था वो भी बंद। अब जिसको अंडरपास को जाके देखो, जाओ, ये भी कहेंगे हमने बड़ा सुधार कर दिया। अरे आप सुधार तो कर दिया, जो पुराना ट्रैक्टर है किसान का, वो उस पर लोड लेके नहीं जा सकता। जो किसी का पुराना भैंसा है, कमज़ोर है, वो उस पर लोड लेके नहीं जा सकता। ये वो भी कह रहे हैं हमने विकास करा दिया। एक खेत के 2 खेत हो गए, भैंसा बुग्गी चल नहीं सकती। एक और है, अभी ये लेटेस्ट है, देश की एकता, अखंडता और देश का जो हमारी संप्रभुता है, उससे जुड़ा हुआ मसला। आतंकवाद रुका बकौल सरकार के, और आतंकवाद रुकने के बाद में 2 घटनाएं कश्मीर में हो गई।
पहले एक घटना हुई, एक घटना अभी लेटेस्ट हुई। नाम पूछा, जाति पूछी, पहचान कराई और 26 लोगों को शहीद कर दिया। मुद्दा ये है कि हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारी मिलिट्री मजबूत है, हमारा एयर सिस्टम मजबूत है, सब कुछ मजबूत है। ये आतंकवादी जो पहले मिलिट्री के बीच में आए और मिलिट्री के जवानों को शहीद करके चले गए, और अब यहाँ आए पुलवामा में। पुलवामा यही अब जो हुआ है, पहलगाम, पहले पुलवामा अब पहलगाम, ये आए। दूसरे ही दिन 4 आतंकवादियों के फोटो आ गए, 4 आतंकवादियों के फोटो आए। इन्होंने एयर स्ट्राइक भी करी, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया, मान लिया। लेकिन जो 4 आतंकवादी थे उनमें से आधा 40 मिनट 45 मिनट तक ये नरसंहार किया, 50 मिनट और 1 घंटा, फिर वो कहाँ छुप गए? आज तक वो कैसे नहीं हाथ आए? या कौन थे जो पुलवामा में RDX लेके बीच में घुस गए? कैसे घुस गए? कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, एयर क्रैश हो गया अहमदाबाद में। जब अपोजिशन की सरकार थी तो मुझे तो याद है, शायद अब के लोगों को याद नहीं होगा, शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था रेल हादसे में। उदाहरण है। अब और भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भाई किसी की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका कहना का मतलब यह है कि इन 11 सालों में सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती हादसों पर। बदली हो तो बताओ, किसी हादसे पे आज तक किसी का इस्तीफा हुआ हो तो बताओ, किसी एक मामले में बतला दो कि उसमें जो ये हुआ और उसमें हादसे में ये हो गया, एक में बतला दो मुझे किसी में। हादसे होते हैं, बयान आते हैं, घड़ियाली आंसू रोए जाते हैं और प्रचार किया जाता है कि हमने इसने मार दिए, हम तो नहीं जा सकते पाकिस्तान में, जो तुम कह रहे हो हमने मान लिया। क्या आपने की? लेकिन जो हमारे यहाँ 4 करके गए वो कहाँ हैं? ये तो हमारा हक है पूछने का, या ये भी हमारा पूछने का हक है। जब हमारे बॉर्डर मजबूत हैं, हमारी सेना मजबूत है, तो आखिर 45-50 मिनट तक वो नरसंहार करते रहे। हमारी मिलिट्री कहाँ थी? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? हमारी CRPF कहाँ थी? हमारी BSF कहाँ थी? और हद ये है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो कहाँ थी? कहाँ थी तुम्हारी CID? कौन जिम्मेदार है इसका? जी हाँ, सवाल तो बहुत सारे हैं। अब थोड़ा सा किठौर पर आ जाते हैं। इन 3 सालों में किस तरीके से आपने किठौर के लिए काम शुरू किया है, जनता को बताइए। मैं अपोजिशन का विधायक हूँ। जी। क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को संतुष्ट रखने के लिए, अपने इलाके में लोगों को संतुष्ट करने के लिए, रखने के लिए जितना कर सकता हूँ करता हूँ, और मैं भी संतुष्ट हूँ और हमारे वोटर और सपोर्टर भी संतुष्ट हैं कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ज़्यादा मेरी आदत नहीं है कि मैं वो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बात करूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जैसे हमारी सरकार में, हमने जब सरकार में थे तो डिग्री कॉलेज भी बनवाए, ITI बनवाई, अस्पताल बनवाए, कॉलेज बनवाए। अभी उस सरकार के बने हुए कई इंटर कॉलेज ऐसे हैं जो सुचारू रूप से नहीं चल रहे, बल्कि 1-2 तो ऐसा है जो बना खड़ा चल ही नहीं रहा। अभी मैं बता रहा हूँ जी, वर्तमान में आप चलिए, अभी गैस ऊपर में चल के देखिए, इंटर कॉलेज बना खड़ा, बर्बाद हो गया। आप सैनी में जाके देखिए, आप काश बड्डे में देखिए, आप आड़ में देखिए। रेगुलर आप आवाज उठाते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल उठाया। अभी अभी लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार लिखत पढ़त करिए कि 50 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया था, इसको ठीक ठाक से चालू कर दो। चालू करने की तो बात अलग है, मुद्दा उठाने के बाद, डीएम साहब के लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आज भी आप चले जाओ किठौर में, वो जो किठौर का कूड़ा है वो अस्पताल की जड़ में भरा जा रहा। कैसे इलाज होगा, कैसे डॉक्टर रुके, कैसे इलाज हो, बार बार कह रहे हैं, जाके देख लो उसको। आईटीआई है, बंद पड़ी है, चालू नहीं कर रहे। खरकौदे की आईटीआई है, जूतू करके चलिए, सुचारू रूप से नहीं चल रही। इंटर कॉलेज है, मॉडल इंटर कॉलेज, घास खड़ी है, चालू नहीं कर पा रहे। डिग्री कॉलेज बनवा दिया था खरकौदे में, 5 साल में सारी संस्थाओं ने जोर लगाया, तब 800 मीटर सड़क बनी। सारी संस्था, एमपी भी थे, एमएलए भी थे, ब्लॉक प्रमुख भी थे, जिला पंचायत भी थी, और शिक्षा विभाग भी था, जिला पंचायत और योजना भी थी, सब कुछ थी। 1 साल में वो लड़की साइकिल से उससे पैदल जाती थी तो की रहती थी, अब जाके वो बनी। तो अब आप विकास की बात कहाँ, चलो ना कर लो विचार। अब जितना हो सकता कर रहे हैं, और मैं भी संतुष्ट हूँ विकास से। ये तो विकास से संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता बढ़ रही है। जहाँ कहीं कल आबादी नहीं थी, आज वहाँ आबादी हो गई। जहाँ आबादी नहीं थी वहाँ बिजली नहीं थी, आज बिजली की लाइन की बात, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठे थे, क्षमता वृद्धि की बात भी है, चिट्ठी भी लिख के दी। उससे पहले कुछ और बैठे थे, प्रजापति बैठे थे, उनके लिए हम तो जितना हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए, जितना हो सकता वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकारियों का, सरकार का सहयोग मिल रहा है? बगैर अधिकारियों के सहयोग के, बगैर अधिकारियों के विज़न जो उनका होता है, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब यहाँ पर स्कूल बनने की बात थी, कॉलेज बनने की बात थी और सरकार थी, तो उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ती थी। जो उस ज़माने के डीएम थे विकास गोठवाल जी, उनका विज़न ये था कि नहीं काम हो जाना चाहिए, तो ज़मीन भी तलाश करके देते थे, ज़मीन भी मिलती थी। अब जब ज़मीन मिल गई तो सरकार ने उस पर वो भी करा दिया। आज पिछले कई वर्षों से ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले हस्तिनापुर में थी, फिर बदल के इधर आ गई, यूनिवर्सिटी भी बन गई, बन रही है, अंडर द प्रोसेस है। तो कितने साल में पूरी होगी? वो कह रहे हैं कि साल 2025 में कर देंगे, चुनाव से पहले। चुनाव से पहले। अच्छा, चले ना चले उद्घाटन तो हो ही जाएगा। तो पूरा खेल का जगत बदलने की जुगत है। 11 साल में कहीं एक जगह बदला हुआ, या गुजरात में तो 25 साल की सरकार हो गई और उससे भी ज़्यादा की, वहाँ कितना बदला? वही मॉडल तो लागू करते हैं, गुजरात मॉडल, तो वो कहाँ कहाँ लागू हुआ, कौन कौन से प्रदेश में लागू हुआ? हुआ हो तो बताओ। अब ज़बानी जमा खर्च से क्या काम चल रहा? चलिए, आज मेरठ में भी घोषणा हो रही थी, यहाँ भी थी घोषणा के, हमारी भी थी, हमने भी जगह वगैरह दिलवाई थी कि ये एक वो यहाँ एक हब बन जाए व्यापारियों के लिए। बन गया, ज़मीन भी ध्यानचंद नगर या कौन सा नगर, वहाँ पर ज़मीन भी अलॉट हुई थी। मैं अभी कल ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप आइए, आईटी पार्क है, ज्वेलरी पार्क है, वेद व्यासपुरी में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, उनको ले जाओ पराग डेयरी में 256 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे, प्लांट मंगवाया था वहाँ से, फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस का नाम है, फ्रांस का था। आप जाइए उसको देख लो, वो उन्हीं के क्षेत्र का। मैंने भी उनसे कई बात रिक्वेस्ट करी, आपके क्षेत्र का है, किसानों का मसला है, ठीक है। अब वो तो क्या डेयरी चलेगी, जो पुरानी डेयरी है उसी को चलवा लें, वो वही घाटे में। क्राइम तो रुका है, ये तो मानेंगे। नहीं, क्राइम तो इतना रुक गया है कि जब से सरकार आई है, ठोकने की नीति चली है, लाखों लोगों को ठोक दिया गया। जब भी कोई क्राइम होता है, निशाना अचूक है, टांग में ही लगती है और घुटने के नीचे ही लगती है, क्राइम कंट्रोल है ना। व्यापारियों की लूट बंद मेरठ में हुई थी, कई हो चुकी हैं,
खुलासा भी कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। क्राइम तो बिल्कुल कंट्रोल। क्राइम की तो बात ही ना करो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर क्राइम हो रहा हो। बताओ ना कहाँ पर। व्यापार चले जाओ ना, रोजा ये क्या एक सेना बनी थी, वो सेना थी लड़कियों के साथ में जो छेड़छाड़ होती है, कौन? एंटी रोमियो। हाँ स्क्वाड और एंजल्स पुलिस वाले थे जिनको स्कूटी दी गई थी पिंक कलर। हाँ, तो छेड़छाड़ बंद हो गई, अब ना हो रही घटना। हाँ? ये सवाल आप सबका है, ये जवाब शाहिद मंजूर साहब आपको बता रहे हैं। सर फिर जब इतनी सारी बातें हैं तब आपके जो मजबूत साथी हैं वो छोड़ छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? जैसे आपके पीछे फोटो लगा हुआ है चौधरी चरण सिंह साहब के पोते का, जयंत चौधरी। देखिए, राजनीतिक मजबूरी में और ज़मीन की सच्चाई में बहुत फ़र्क है। मैं पार्टी के बदलने पे, नेताओं के इधर जाने पे उधर जाने पे मैं नहीं कोई टिप्पणी कर सकता। बड़े मैंने शाहिद मंजूर साहब को तब से देखा है जब से वो राजनीति में भी नहीं थे, एक हाथ पकड़ा है, अभी तक वो ही हाथ है। आप क्यों नहीं राजनीतिक मजबूरी का फायदा उठाते? सत्ता से बाहर भी रहे हैं आप। मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ। मेरे फिर तो ये तो मौका परस्त है या आपकी नीतियों में कुछ कमी है सर? ना हमारी नीतियों में कमी है, ना किसी को मैं मौका परस्त कह सकता। हालात की तब्दीली है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि किसानों के आंदोलन में जब लाठीचार्ज हो रही थी तो किसानों की मंशा कभी भी ये नहीं थी कि, बल्कि किसानों की छोड़ो, हमारे सबके आदर्श हैं, इस मुल्क के आदर्श हैं चौधरी चरण सिंह। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि इनसे बच कर रहना। ये जो पार्टी है जनसंघ जो होती थी कि ये लालाओं की पार्टी है, लालाओं की, तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। अब पड़ जाते हैं लोग तो क्या फ़र्क इससे पड़ता। हालात होंगे, ठीक होंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमारी या जो यहाँ के किसानों की विचारधारा है वो कभी बदल नहीं सकती। हम कहीं शामिल हो जाएं, कैसी चले जाएं, लेकिन जो हमारी विचारधारा है वो कभी नहीं बदल सकती। जो किसान की विचारधारा है, किसान के हक़ में बात करने की, जो किसान को बीज सस्ता और मूल्य मिलने की और किसानों की दिक्कतों की है, वो विचारधारा कभी किसानों की जो पार्टी कहलाने वाली कभी अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं सकती। मजबूरी में कब तक खामोश हैं ये तो वक्त बतलाएगा। सर मुझे मालूम है इस बात का जवाब आप अपनी राजनीतिक कुशलता से देंगे, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। यूपी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे पिछले 8 साल के काम के आधार पर? 10 का पैरामीटर है। 10 का पैरामीटर है तो 7 साल हो गए, 8 साल, 80 नंबर दूंगा। सर यही तो गणना आप लोगों की कैलकुलेट बिगड़ जाती है। कैलकुलेटर का इसलिए तो ये सारी गणना बिगड़ी हुई है। करना पर लाख बिगड़ जाए ना भाई। आप इसीलिए तो जनता को समझ में नहीं आता। 8 साल की उपलब्धियों को 8 साल 10 से गुणा कर लो। 80 में से 80 दे दिए। 80 में से 100 दूंगा। कुछ काम ऐसे हैं ना जो जिनका नंबर नहीं दिए जा सकते। बस एक काम बता दीजिए, एक काम एक काम बता दीजिए। मान लो ये क्राइम रोकने के लिए टांग में गोली लग रही है, तो बड़ा अच्छा काम है, मजबूत काम है। आप सरकार में आए तो इसे कंटिन्यू करेंगे? अब ये सरकार में जब आएंगे तब तय करेंगे कि लोगों को न्याय देंगे या टांग फोड़ेंगे, ये तब तय करेंगे। चलिए ये व्यंग है। एक मिनट जी। जब सरकार में आएंगे तो हम वुमेन हेल्पलाइन लाएंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो जो ये सड़कों पे गाड़ी खड़ी थी जिनका इन्होंने नंबर बदल दिया, डायल 100 से बदल के 112, हम इसको ठीक करेंगे। जो हमने सरकार में आने के बाद जो पुलिस को गाड़ी दी थी एयर कंडीशन सबको, आप सड़कों पे देख लो, हम इस काम को करेंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को और सशक्त बनाएंगे। जो हमने सारी पुलिस वालों को सुसज्जित करके सारे इक्विपमेंट्स लगाकर जो मोटरसाइकिल दी थी, हम दोबारा से उस सिस्टम को लागू करेंगे। जो इस सरकार ने अगर कोई काम अच्छा किया है, अगर कोई काम अच्छा किया है तो हम उसे पीछे नहीं छोड़ने के, बल्कि हम उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ मेरठ में आप जाओ तो सरकार ने कुछ बिल्डर्स को ज़मीन दी थी और ये तय करके दी थी कि 25% मकान जो हैं गरीबों को दिए जाएंगे और वो मकान आसरा स्कीम के तारीख दिए गए थे।
बिल्डिंग बन गई थी, वो काम आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाया। वो नहीं बढ़ पाया। बिल्कुल सही बात। काम कोई, मान लो सरकार का मैंने पैसा नहीं है, जनता का पैसा है ये तो। मैंने स्कूल बनवाए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अगर स्कूल बनवाए तो बन गए स्कूल, उनको चालू होना चाहिए। अस्पताल बन गए, उसको चालू होना चाहिए। ITI हो गई, उनको चालू होना चाहिए। जो सड़क रह गई बनने से, वो सड़क बननी चाहिए। जो बिजली का काम रह गया, वो बिजली का काम बढ़ना चाहिए। तो ये सरकारों का काम ये नहीं है कि ये पिछली सरकार ने कहा तो हम इसको रोक देंगे, नहीं रोकना चाहिए। अब मैंने अभी कहा ना कि डेयरी का काम था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसानों के लिए बहुत बड़ा काम था। ये यहाँ प्रतापपुर में जो डेयरी को हम दूसरी पराग डेयरी का बहुत सही मुद्दा उठाया आपने, भाई, ये बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा अगर मुद्दा ये है। आप ही के टाइम में मोहिद्दीनपुर शुगर मिल का मुद्दा था, वो उठा था, वो सॉल्व हुआ, तो पराग का भी होना चाहिए सॉल्व। वो भी सोल्व होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ कटाई मिल था वो बंद पड़ेगी, वो कटाई मिल वहीं है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, वो चालू हो, आमने सामने हो। तो जो काम बने पड़े हैं, जो ये कहते हैं कि 70 साल में हुआ क्या है, जो 70 साल में हुआ है उसको संजो के तो रखो, चालू करके रखो, बजाय इसके कि उन्हें चालू करने के आप बेचने पे लगे हुए हो। आप मैं कह रहा हूँ ना, इसी 7 साल में, इसी 11 साल में आपने रेल बेच दी, आपने हवाई जहाज बेच दिए, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने मिलिट्री की जो ज़मीन पड़ी हुई थी लाखों लाखों एकड़, आपने वो बेच दी, आपने वो कहीं अपने मित्रों को दे दी, किसी अडानी को दे दी, कहीं अंबानी को दे दी, कोई काम किसी को दे दिया। कोई हद ये है कि आपने ताजमहल और लाल किला भी दे दिया। अब क्या 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 कहें आपका, ये इसी 11 साल में तो हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन पर लास्ट क्वेश्चन, क्या ये कामयाब हो सकता है? मैं पॉलिटिशियन शाहिद मंजूर से नहीं पूछ रहा हूँ, आम नागरिक से पूछ रहा हूँ, क्या सोचते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? नहीं, बहुत लंबे टाइम तक मैंने वन नेशन वन इलेक्शन होते हुए देखे। पार्लियामेंट होती थी, उसके साथ में असेंबली होती थी, पूरे प्रदेश में एक साथ कोऑपरेटिव के इलेक्शन होते थे, दूध के होते थे, जो इलेक्शन है वो सब होते थे, सब मैंने अपनी आंखों से देखा। आपको भी याद होगा, आपने भी देखा। ये सिस्टम कहाँ से लागू हुआ कि असेंबली कभी हो रही है और पार्लियामेंट कहीं हो रही है? आखिर ये सिस्टम लागू क्यों हुआ? जब राजनीति में मौकापरस्त घुस गए, सरकार बनाने की तोड़ मोड़ होने लगी, तोल करने लगे, बिकने लगे सभी लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तब से ये सिस्टम बिगड़ा। तो नहीं तो 1952 तो क्या से तो बहुत क्या सॉलिड सिस्टम था। तो क्या 11 साल में ये खरीद फरोख्त का सिस्टम बंद हो गया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सीधा सा क्वेश्चन मैं है, आप वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने वही कहा, वन नेशन वन इलेक्शन था यहाँ पर। इसको किसने लागू किया, किसने खराब किया, और कौन 11 साल में कितना सुधार हुआ, कितनी सरकार टूटी, कितनी सरकार बनी, कौन इधर से आया, कौन उधर से गया, किसने किया ये काम? इसी के आधार पर तो ये सब मांग उठ रही है। जी हाँ, जब बात करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन तो हर पत्रकार को पूछना चाहिए, अगर जिस शख्सियत से आप बात कर रहे हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है। यहाँ पर मरहूम मंजूर साहब की, आपके वालिद की क्या सीख आपकी पूरी लाइफ में काम आती है, ये उन पॉलिटिशियंस को बनाइए जो आजकल तेज थार, तेज स्कॉर्पियो लेकर दौड़ते रहते हैं, झंडे लगाकर दौड़ते रहते हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस सिंबल स्टेटस बन गया है पॉलिटिक्स। आपको अपने मरहूम वालिद की क्या बात याद आती है जिसे आप हमेशा गांठ में बांधे रखते हैं? मैंने उनको बहुत करीब से देखा। मैंने वो भी ज़माना देखा, मैंने अब का भी ज़माना देखा। राजनीति में राजनीतिक लोगों के का घरों पर बैठना, जन समस्याओं को सुनना और उसका जो निराकरण कर सकते हैं उसका निराकरण कराना, ये परंपरा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। अपने फादर से सीखी है? मैंने फादर के अलावा भी लोगों को देखा। मैंने करीब से अमरपाल जी को भी देखा, मैंने बहुत करीब से ठाकुर ये थे अपने हैं रविंद्र पुंडीर जी को देखा।
मैंने जब नेता नहीं थे, हमारे यहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हैं, मैंने उनको भी देखा और अपने पिताजी को भी देखा। एक सिस्टम होता था कि राजनीतिक लोग अगर अपने ज़िले में हैं तो अपने घर पे बैठेंगे, जनता आएगी और दलगत नीति से ऊपर उठकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी। वो सिस्टम कमोबेश अब चारों तरफ ख़त्म हो गया। बहुत कम लोग हैं जो अपने घर पर बैठते हैं, जनता की सुनते हैं। कुछ तो दल के लोगों की सुनते हैं, कुछ अपने लोगों की सुनते हैं। सबकी सुनने वाले लोग राजनीति में बहुत कम रह गए। अब हम लोग वो ज़माना देखा कि विधायक है तो सबका विधायक है, मंत्री है तो सबका मंत्री है, एमपी है तो सबका एमपी है। चुनाव तक हम अपने अपने दलों के हैं, अपने अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। उसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अपने कैंडिडेट के साथ में कभी भी अपने पार्टी के कैंडिडेट को, आपकी मंशा का है या नहीं मंशा का है, ये अलग बात है कि आप उसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन वो सिस्टम सब खत्म हो गया, सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया। और इस युग में जो अब ये जो वर्तमान में युग चल रहा, जहाँ टिकटों की खरीद फरोख्त होती है, जहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सब पार्टी, सब दलों में कोई बचा हुआ नहीं। हमारी सरकार आएगी, हमारे लोग साथ आ जाएंगे, हमारी सरकार जाएगी, हमारे लोग उधर चले जाएंगे। और शर्म भी नहीं लगती है कि जिसके सिंबल पर जीत के आए हो, जिस जनता के साथ में जीत के आए हो, आप उससे क्या बात कहोगे। मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सिंबल पे सब कुछ दिया था, हमें ही छोड़ के चले गए। 7 विधायक चले गए जो हमारे सिंबल पर लड़े, हमारे सहयोग से लड़े थे, वो हमें छोड़ के वो भी सत्ता की तरफ को चले गए। तो एक दल की बात नहीं है, सभी दलों की बात है। और इसका कारण ये है कि सिद्धांत विहीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। राजनीति जो है वो सिद्धांत विहीन है, कोई सिद्धांत नहीं है, किसी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, किसी का कोई आस्था का नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी में हमारी आस्था है या हम उसके विचारों को मानते हैं, उसके नेताओं को मानते हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के लोगों को मानते हैं। ये भारतीय जनता है तो सपा के साथ है, बिल्कुल सही। लेकिन ये बीजेपी में तो बड़ा अच्छा है, जनसंघी आप बीजेपी वालों को नहीं ला सकते आप अपनी तरफ, ये उनके साथ तो है। व्यक्ति की बात करने से मेरी ना आदत है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मेरी आदत है और ना मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ। इन बातों में क्या रखा, मैं मेरठ के कई आदमी बतला दूँ जो कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, समाजवादी में भी थे। क्यों इन सब बातों की बात कर रहे हो। चलिए अंतिम सवाल, अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सिटी अंचल के? मैं क्षेत्र की जनता से, इलाके की जनता से, मेरठ की या प्रदेश की, जहाँ जहाँ आपका चैनल जाता, सबसे मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह है या मेरा तजर्बा है। राजनीति में जो आपके नुमाइंदे हैं, जिनको आप जिता रहे हैं, इनको आप वोट दे रहे हैं, इनसे काम लेना सीखो। 5 साल का इंतज़ार ना करो। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपने उसको वोट दिए और आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पकड़ो। आपका विकास नहीं हो रहा तो उनको पकड़ो, आप जवाबदेही फिक्स करो। और जिस दिन जनता ने ये काम करना शुरू कर दिया, उस दिन लोग ना बिकेंगे और ना खरीदार होगा। बहुत बहुत 20 मिनट का इंटरव्यू था, ज्यादा बढ़ गया। अपने सहयोगी अमित से कहूंगा जरा पीछे का वो फोटो दिखाएं, जिस फोटो में अखिलेश यादव सपा के जो सुप्रीमो हैं, उनके कान में शाहिद भाई कुछ कह रहे हैं, और जब कह रहे हैं तो वो सुन रहे हैं। और जब हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे तो वो लहजा, वो शब्दों का चयन और वो मुद्दों के साथ सरकार पर चोट करना आपको सुनने में अच्छा लगेगा और अंदर तक आपको एक सीख देकर जाएगा। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हमने सिर्फ आपके जनप्रतिनिधियों को इसलिए ही शामिल किया है क्योंकि आप जाने
उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, और जिन मुद्दों पर वो आपके सामने वोट मांगने आए थे, क्या उन मुद्दों को लेकर वो संजीदा है? जी हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा। 80 में से 110 नंबर का ये जो कटाक्ष है, ये राजनीति का ABCD वाला चैप्टर है। अपने सहयोगी विवेक, संजय जूनियर और अमित के साथ के उस श्रृंखला में जिसका नाम हमने दिया है, क्या मोदी के 11 साल बेहतरीन है? हमारे साथ थे शाहिद मंजूर, किठौर के विधायक।